हमारे देहाती इलाके में कोई औरत, खसूसन पहले रोज की दुल्हन, अपने खामिन को थप्पड़ मार दे, अनहोनी सी बात है, खामिन उसका गला घोंट देगा। अगर गला ना घोंटे तो ये जरूर करे कि उसी वक्त उसे मैके रवाना कर दे। सदाकत ने लिखा कि वाजदा ने आसिफ के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि मुझ पर हाथ उठाया तो चीखती चिल्लाती बाहर निकल जाऊंगी और तुम्हारे इस सारे गांव को जगाकर ऐसा इल्जाम थोपूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा इस थप्पड़ का जवाब दूंगा, आसिफ ने कहा, लेकिन सोचकर सारी उम्र याद रखोगे। बहुत देर आसिफ खामोश बैठा रहा, फिर उसने वाजदा के साथ इस तरह बातें शुरू कर दी जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा ही नहीं था। मैं मर्द हूँ, आसिफ ने वाजदा से कहा। औरत दलेर और निडर हो सकती है, लेकिन वो मर्द से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता हूँ, तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ कि फौरन मेरी बीवी बन जाओ, लेकिन जिस मर्द में ताकत हो उससे जेब नहीं देता कि वो औरत पर अपनी ताकत आजमाए। मैं ऊंची जात का खानदानी आदमी हूँ और तुम्हारी भी यही जात है और तुम भी खानदानी लड़की हो। मेरा फर्ज बनता है कि एक बार तुम्हें ऊंच नीच समझा दूं, आगे तुम्हारी मर्जी, समझो या ना समझो। मैं तुम्हें जबरदस्ती ब्याह कर नहीं लाया, मैंने अपने माँ बाप को बता दिया था, वाजदा ने कहा। मैंने साफ कह दिया था कि मैं आसिफ को कबूल नहीं करूंगी। इसमें मेरा क्या कसूर, आसिफ ने कहा। मैंने तुम्हें अगवा तो नहीं किया, तुम किसी तरह मुझे बता देती तो मैं अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेने से रोक देता। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने माँ बाप ने जबरदस्ती की है और तुम सजा मुझे दे रही हो। मेरे साथ लड़ाई झगड़े से तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, वाजदा ने कहा। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा है कि दोबारा मुझ पर हाथ ना उठाओ। तुम बातें करो, मैं सुनूंगी और लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। मैंने मान लिया है कि तुम मुझे उठाकर नहीं लाए। मैंने एक ही बात कहनी है, आसिफ ने कहा। अपने माँ बाप और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। मैं तुम्हें अभी घर से निकाल सकता हूँ। ये सोचो कि जहेज समेत जब तुम अपने घर वापस जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। मुझसे लोग पूछेंगे कि मैंने तुम्हें वापस क्यों भेजा है तो मैं तुम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद करूंगा। फिर तुम सारी उम्र घर में बैठी रहोगी। मैं जिद में आकर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम किसी और को चाहती हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर लो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम जिस किसी को भी चाहती हो वो तुम्हारे साथ बेवफाई भी कर सकता है। वाजदा ने ये बातें सदाकत को सुनाई थी, जो सदाकत ने मुझे लिख भेजी, और वाजदा ने सदाकत से कहा कि ये सारी बातें मुझे लिख देना। सदाकत ने यह भी लिखा कि वाजदा ने आसिफ से अपनी ये शर्त मनवा ली है कि वो आसिफ की गैर हाजिरी में उसके घर नहीं रहेगी, अपने माँ बाप के पास रहा करेगी। आसिफ चला गया और वाजदा अपने घर आ गई। मैं जानता था कि वाजदा में मर्दों से ज्यादा जुर्रत थी और वो किसी से दबने वाली नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आसिफ उससे दब गया था। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कैसा आदमी है। अगर उसने वाजदा का थप्पड़ खाकर भी ऐसी बातें की थी तो मैं आज भी यही कहता हूँ कि वो ऊंचे किरदार का आदमी था। वो तो वाजदा को जलील ख्वार कर सकता था। एक बात और थी, वाजदा बहुत खूबसूरत लड़की थी। आसिफ इतनी खूबसूरत लड़की को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। ये मैं जानता था कि उसके हुस्न में कोई तलिस्माती सा असर था जो देखने वाले पर हिप्नोटिज्म जैसा तासुर कर देता था। मेरी ट्रेनिंग के तकरीबन 4 माह गुजर गए थे। सदाकत का खत आया जिसमें उसने लिखा था कि आसिफ करीबी छावनी में आ गया है। ये छावनी हमारे कस्बे से तकरीबन 30 मील दूर थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। ट्रेनिंग होती रही, बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग थी। हमीद तो देहाती था, सख्तियां झेलने का आदी था। मैं शहरी जिंदगी का आदी था। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी फौजी डिसिप्लिन का आदी हो गया। अमन के ज़माने में ट्रेनिंग का अरसा ज़्यादा था, लेकिन जंग की वजह से यह अरसा कम कर दिया गया था। उधर जापानी फौजें बर्मा की तरफ बढ़ रही थी, आगे हिंदुस्तान था, अंग्रेज़ों की जान पर बनी हुई थी। ट्रेनिंग 7 महीनों में ख़त्म कर दी गई और मुझे और हमीद को चंद और सिपाहियों के साथ बटालियन में भेज दिया गया। ये बटालियन उसी छावनी में थी जिसमें आसिफ की सिग्नल यूनिट थी। बटालियन में भेजने से पहले हमें 5-5 दिन की छुट्टी दी गई। सदाकत से मुलाकात हुई। मैं किसी न किसी तरह वाजदा से मिलना चाहता था, लेकिन सदाकत ने बताया कि 3 दिन गुजरे आसिफ आया था। उसे सरकारी क्वार्टर मिल गया है और वो वाजदा को साथ ले गया है। शाम होने को थी। मैं बाजार से घर को आ रहा था कि वो बदमाश मिल गया जिसने मुझे धमकी दी थी कि इस शहर से चले जाओ वरना पछताओगे। क्यों खानी, उसने तानजिया कहा। कैसी गुजर रही है, यहाँ रहते तो बहुत ख्वार होते। कौन ख्वार करता मुझे, मैंने पूछा। तुम, किराए के गुंडे। जाओ बाबा जाओ, उसने ऐसे अंदाज से कहा जैसे मुझे कुछ समझता ही ना हो। अभी तेरी अंतड़ियां बाजार में बिखरी हुई होंगी। मैं तो उसकी शक्ल देखकर ही खोल उठा था। उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि मेरे इरादे के बगैर मेरे दाएं हाथ की मुट्ठी बंद हुई और मेरा मुक्का उसकी आंखों के दरमियान नाक पर इतनी जोर से पड़ा कि वो 4-5 कदम पीछे को गिरा। उठने लगा तो उसने सर को दाएं बाएं हिलाया। उसका सर डोल रहा था, उससे उठा नहीं जा रहा था। उसे मालूम नहीं था कि मेरे दिल में उसके खिलाफ 8-9 महीनों से कहर भरा हुआ था, जो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। वो खुशकिस्मत था कि मेरा हाथ उसकी गर्दन पर नहीं चला गया था, वरना मैं उसका गला घोंट देता। मेरे जिस्म में जान तो पहले ही बहुत थी, लेकिन फौजी ट्रेनिंग ने मेरे जिस्म को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। मुझे अंदाजा था कि यह मेरा मुक्का हथौड़े की तरह उसे लगा होगा।
मुझ में इतनी ताकत थी या नहीं। ये बात भी थी कि उसके जिस्म में चर्च ने कुछ नहीं छोड़ा था। वो बदमाशी के जोर पर हर किसी के लिए खौफ का बायस बना हुआ था। वो अभी पूरी तरह उठा नहीं था। मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में ले लिए और झटके से ऊपर को खींचे। वो फौरन उठा। उसने बड़ी तेजी से कुर्ते की पहलू वाली जेब से चाकू निकाला। ये लंबा चाकू था जो बदमाश और गुंडे अपने पास रखा करते थे। इसे हम कमानीदार चाकू कहा करते थे। मैंने चाकू देख लिया था। उसके बाल मेरी मुट्ठी में थे। उसने दाएं तरफ से चाकू मेरे पहलू में मारना चाहा। उसका वार बड़ा तेज था लेकिन मैं चौकन्ना था। मैंने बाएं बाजू से उसका वार रोक लिया और फिर उसके बाल छोड़कर उसके मुंह पर पहले जैसा मुक्का मारा। वो पहले की तरह तेवरा कर गिरा और उसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। उसमें अब मजीद मार खाने की हिम्मत नहीं रही थी। लोग भी इकट्ठे हो गए थे। 2-3 आदमी दरमियान में आ गए। वो गुंडा उठकर चाकू उठाने लगा। उसका एक पहलू मेरे सामने था। वो झुका हुआ था। 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था। मैंने उसके पहलू में बड़ी जोर से ठुड्डा मारा। उसके बाद वो उठ ना सका। तुम इज्जतदार खानदान के आदमी हो खानी, एक आदमी मुझे कह रहा था कि इस घटिया आदमी के साथ तुमने लड़ाई मोल ले ली है। ये पुलिस से मिले हुए हैं खानी। एक और आदमी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, ये पुलिस के मुखबर होते हैं और इस कमीने से मुंह ना लगाओ। वो कमीना पहलू में लात खाकर उठने के काबिल नहीं रहा था। मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं बड़ी ही बुलंद और गुस्सीली आवाज में कह रहा था कि ये फलां राजे का किराए का गुंडा है। इसने मुझे धमकी दी थी कि इस शहर से निकल जाओ वरना सारी उम्र पछताओगे। राजा साहब इसकी हल्लाशेरी कर रही हैं। मैंने तो वैसे भी फौज में भर्ती होना था। मैं भर्ती हो गया। कल ही छुट्टी पर आया हूँ। आज ये मुझे रास्ते में मिला और मेरे साथ इस तरह बातें की जैसे मैं इसका कमीन हूँ और जैसे मैं इसके डर से शहर से भाग गया और फौज में भर्ती हुआ था। मैंने मजीद झूठ बोला कि मैंने इसके साथ शराफत से बात की तो इसने चाकू निकाल लिया और मुझे मारा, लेकिन मैंने इसका बाजू पकड़ लिया और इसके फिर 2-3 मुक्के मार दिए। उस चरसी गुंडे की ये हालत हो गई थी कि उससे बोला भी नहीं जाता था। मैंने कहा कि मैं थाने जा रहा हूँ। 2-3 आदमियों ने मुझे थाने जाने से रोका। मैं थाने जरूर जाऊंगा। मैंने कहा, मैंने कल परसों अपनी नौकरी पर चले जाना है। मेरे बाद ये मेरे घर वालों को तंग करेगा। मैं तो इसके पालने वाले राजे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। जो लोग इकट्ठे हो गए थे उनमें से बहुत से हैरत से मुझे देख रहे थे। वो इसलिए हैरान थे कि मैं एक राजा साहब के खिलाफ जबान दराजी कर रहा हूँ। मैं इस वजह से इतना दलेर हो गया था कि मैं फौजी था। जंग अजीम के वक्त के जो लोग जिंदा हैं उनसे पूछिए कि उस जमाने में फौजी की कितनी कदर थी और अंग्रेजों ने लोगों पर ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों पर भी फौजियों का रौब बिठा रखा था। तहसीलदारों, थानेदारों और उनसे छोटे सरकारी अहलकारों को डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से हुक्म मिला हुआ था कि कोई फौजी किसी भी किस्म की कोई शिकायत लेकर आए या कोई दरख्वास्त दे तो फौरी तौर पर उसकी शिकायत रफा की जाए और उसकी दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाए। वजह यह थी कि अंग्रेज बादशाह अपनी इतनी बड़ी बादशाही को जर्मनों और जापानों से फौजी ताकत से ही बचा सकता था। फौजियों के मुतालिक लोगों की जो राय थी वो मैं अपने मोहल्ले के एक बुजुर्ग की ज़बानी बताता हूँ। मैं छुट्टी आया तो वो मुझे मिले और बहुत खुश हुए। कहने लगे कि आजकल 2 ही चीज़ों की कदर है, एक सरकारी डेयरी की गायें और दूसरे फौजी। मेरे 2-3 दोस्त भी तमाशाइयों में मौजूद थे। उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्हें इस लड़ाई के पस मंजर का इल्म था। मैंने उन्हें साथ लिया और हम थाने चले गए। मैं चूंकि वर्दी में नहीं था इसलिए अपना तारुफ करवाना पड़ा। मैं हवालदार क्लर्क था। इसके साथ मैंने ये भी कह दिया कि मैं इंटेलिजेंस में हूँ। थानेदार पर अच्छा खासा असर हुआ। उसने बड़ी हमदर्दी से पूछा कि मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने उस गुंडे और उसकी पुश्त पनाही करने वाले राजा साहब के खिलाफ झूठ सच मिलाकर थानेदार को सारा मामला सुना दिया और आखिर में कहा कि उस गुंडे ने मुझ पर चाकू से कातिलाना हमला किया है। उस राजे के साथ आपको क्या दुश्मनी है? थानेदार ने पूछा। दुश्मनी ये है जनाब, मैंने कहा। राजा साहब अपनी बेटी को तालीम दिलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि लड़की को उर्दू अंग्रेजी पढ़ाया करो। मैंने उनका हुक्म माना और उनके घर जाकर लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि उस लड़की में अपने बाप वाला और अपनी ऊंची जात वाला तकब्बुर और गरूर बिल्कुल नहीं। वो बड़ी शरीफ और समझदार लड़की है। उसकी एक जगह मंगनी हो गई थी। जब शादी का दिन मुकर्रर करने का वक्त आया तो लड़की ने उस लड़के के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसने बेवकूफ़ी ये की कि अपनी माँ से कह दिया कि वो मेरे साथ शादी करना चाहती है। राजा साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं आइंदा उनके घर ना आया करूं। अगले रोज़ उन्होंने उस बदमाश को मेरे पीछे डाल दिया। उस शख्स ने मुझे धमकी दी कि शहर से फ़ौरन निकल जाओ वरना पछताओगे। मैं उन धमकियों से डरने वाला नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब और दूसरे बुजुर्गों ने भी मशवरा दिया कि बेहतर यही है कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ वरना ये लोग तुम्हें तंग करते रहेंगे। जनाब आला, मैंने माँ बाप की इज्जत की खातिर ये फैसला मान लिया और मैं फौज में भर्ती हो गया। मेरी काबिलियत को देखते हुए अंग्रेज अफसरों ने मुझे इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी। मुझे हवालदारी का ओहदा दिया। आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। ये दुश्मन के जासूसों को पकड़ने वाला महकमा होता है। अब मैं ट्रेनिंग के बाद 5 दिनों की छुट्टी आया हूँ। आज ये बदमाश रास्ते में मिल गया। इसके बाद मैंने वही झूठ बोला जो तमाशाइयों के सामने बोला था। मैंने बार बार ये कहा कि इस बदमाश ने मुझ पर कातिलाना हमला किया है। थानेदार ने जोरदार कहकहा लगाया और बोला, ये तो फिल्मी स्टोरी है।
उस लड़की के साथ आपने कोई चक्कर चलाया होगा। ना जी ना, मैंने कहा। मैं पहले बता चुका हूं कि बड़ी शरीफ और बड़ी समझदार लड़की थी वो। उसकी तो शादी भी हो चुकी है। क्या आप इस गुंडे के खिलाफ कातिलाना हमले का पर्चा करवाना चाहते हैं? थानेदार ने पूछा। नहीं जी, मैंने जवाब दिया। मैं परसों चला जाऊंगा, कौन अदालतों की पेशियां भुगतता रहे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस गुंडे को लगाम डालें। ये ठीक है, थानेदार ने खुश होकर कहा। मैं खुद भी यही चाहता था कि मुकदमेबाजी में ना ही पड़े। आप बाहर बैठें, मैं अभी उनका बंदोबस्त करता हूँ। हम बाहर बैठ गए। थानेदार ने राजा साहब और उसके गुंडे को बुला लिया। कुछ वक्त तो लग गया, लेकिन तमाशा बड़ा अच्छा रहा। थानेदार ने दोनों को अपने पास बुलाया, मुझे और मेरे दोस्तों को भी बुला लिया। फिर उसने राजा साहब की जो बेइज्जती की है वो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा थी। मैं पूरी तफसील से लिखना जरूरी नहीं समझता कि थानेदार ने राजा साहब को क्या क्या बातें कही थी। वो चाकू मेरे हवाले कर दो, थानेदार ने गुंडे से कहा। तेरे खिलाफ तो मैं कातिलाना हमले का पर्चा कर रहा हूँ। तुम्हारे ये राजा साहब भी इस वारदात में शामिल हैं। मैं दोनों को हवालात में बंद करूंगा। दोनों ने तड़पना शुरू कर दिया। अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे और कभी हाथ जोड़कर थानेदार की मिन्नत समाजत करते, लेकिन थानेदार उन पर दबाव डालता चला गया। गुंडे ने जेब से चाकू निकालकर थानेदार के हवाले कर दिया। फिर थानेदार ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, ये साहब तुम्हें माफ कर दें तो मैं ये पर्चा नहीं करूंगा। दोनों ने रुख मेरी तरफ कर लिया और मेरी मिन्नतें करने लगे। मैंने गुंडे के चेहरे पर देखा, 2 जगह पर उभार था और वहां उसके चेहरे का रंग नीला हो गया था। थानेदार ने उसके उन निशानात की तरफ तवज्जो ही न दी, हालांकि उसने कहा था कि मैंने उसे मारा है। जनाबे आला, मैंने थानेदार से कहा, कोई जमानत होनी चाहिए कि मेरी गैर हाजिरी में ये लोग मेरे घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। मैं इसकी जमानत का बंदोबस्त तो अभी कर देता हूँ। थानेदार ने उस बदमाश की तरफ इशारा करके कहा। फिर उसने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और कहा, इसे ले जाओ और इसके दिमाग से बदमाशी निकाल दो। हेड कांस्टेबल ने उसे बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। थोड़ी देर के बाद थाने के पिछवाड़े से चीखों पुकार सुनाई देने लगी। मैं समझ गया कि बदमाश के दिमाग से बदमाशी निकाली जा रही है। राजा साहब, थानेदार ने कहा, मैं आपको ज्यादा जलील नहीं करूंगा। आप कोई मौजिज और जिम्मेदार जामिन पेश कर दें जो 2 गवाहों के सामने यह तहरीर दे दे कि आप उनके खानदान को अमली या ज़बानी तौर पर परेशान नहीं करेंगे। जो हुक्म सरकार, राजा साहब ने कहा। मैं एक जामिन ले आता हूँ। मुख्तसर ये कि थानेदार ने मेरा रोब जमा दिया। राजा साहब से एक जामिन की तहरीर ली गई। उस बदमाश का तो ये हाल था कि पहले उसने मुझसे मार खाई, फिर थाने में उसकी पिटाई हुई। मैं और मेरे दोस्त थानेदार से हाथ मिलाकर थाने से निकल आए और हंसते खेलते अपने घर पहुंचे। घर वाले बहुत परेशान थे। उन्हें इतला मिल चुकी थी कि मेरी लड़ाई हो गई है और मामला थाने तक पहुंच गया है। मैंने घर वालों को बताया कि मैं अपनी और उनकी हिफाजत का क्या इंतजाम करके आया हूँ। मैं तीसरे रोज अपनी बटालियन चला गया। ये तो आप सबको मालूम होगा कि बटालियन देसी जबान में पलटन को कहा जाता है। हमीद भी आ गया था। मैं चूंकि हवालदार क्लर्क था, इसलिए मुझे दफ्तर में क्लर्की का काम मिला। हमीद सिपाही था, उसे उसकी कंपनी में शामिल कर लिया गया। हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई। ये ट्रेनिंग सेंटर से अच्छी, मुख्तलिफ और आरामदेह जिंदगी थी। 2-3 दिनों बाद मुझे पता चला कि आसिफ की सिग्नल बटालियन हमारी बारकों के करीब है। 2-3 दिन गुजरे। सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले मैं टहलता टहलता सिग्नल बटालियन की बारकों की तरफ चला गया। सड़क के साथ एक जंगला था। उस जंगले से जरा परे 5-6 औरतें खड़ी बातें कर रही थी। उन्हें देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उनमें वाजदा भी खड़ी थी। तब मैंने जरा अच्छी तरह देखा। ये उस यूनिट के फैमिली क्वार्टर्स थे। मैं जंगले के करीब तो रुक गया और जोर से खांसा। सब औरतों ने मेरी तरफ देखा। वाजदा के चेहरे पर ऐसी ही हैरत आ गई जैसी मेरे चेहरे पर थी। बात ही हैरत वाली थी। वहां हमारा एक दूसरे के सामने आ जाना एक मौजज़ा था। मेरे दिल में ऐसी तवक्को नहीं थी कि वाजदा मेरे करीब आ जाएगी। वो फौजी माहौल था और फौजी माहौल बिल्कुल देहात जैसा होता है। कोई गैर मर्द और औरत खुलेआम इकट्ठे खड़े होकर एक दूसरे से मिलने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन वाजदा तेज तेज चलती मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कहाँ खानी? वाजदा ने आंसू दुपट्टे से पहुंचते हुए पूछा। तुम्हारी पलटन यहीं है? हाँ वाजो, मैंने कहा। हमारी बारकें ये बिल्कुल करीब हैं। तुम्हारा खामिन कहाँ है? ड्यूटी पर है, उसने जवाब दिया। रात 9 बजे आएगा। इन औरतों को क्या बताओगी कि मैं कौन हूँ? मैंने पूछा। कहूंगी मेरे मामू का बेटा है, वाजदा ने जवाब दिया। तुम इनकी फिक्र ना करो, सदाकत तुम्हें खत लिखता रहा है। हाँ, मैंने जवाब दिया। तुमने उसे जितनी बातें बताई थीं वो उसने सारी की सारी लिखनी थी। उसने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया था। अब मैं 5 दिनों की छुट्टी पर घर गया था। सदाकत ने सारी बातें ज़बानी भी सुनाई थी। और ये बताओ कि कैसी गुजर रही है? बस गुजर रही है, वाजदा ने कहा। यहाँ हमारा ज्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं। इसके साथ मैंने कुछ शर्तें तय कर ली हैं। अजीब आदमी है, कभी तो मेरे आगे गुलामों की तरह झुक जाता है और कभी बैठे बैठे गुस्से में आ जाता है। लेकिन खानी, मैं उसके साथ सारी उम्र तो नहीं गुजार सकती। वो तो गुजारनी पड़ेगी, मैंने कहा। नहीं गुजारना चाहोगी तो क्या करोगी? कुछ देर मेरे पास बैठो खानी, वाजदा ने कहा। तुम मिल गए हो तो मुझे नया हौसला मिल गया है। मैं तुम्हें सारी बातें सुनाना चाहती हूँ।
सच पूछती हो वाजो? मैंने कहा, मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता। इस छुट्टी पर घर गया तो माँ ने पहली बात ये कही कि इस साल के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करनी है। मैं शादी नहीं करूंगा वाजो, तुम्हें दिल से निकाल कर मैं किसी और को दिल में नहीं रख सकता। यही तो मुश्किल है खानी, वाजदा ने कहा। लोग शादी को दिलों का मिलाप समझते हैं, यही हशर मेरे साथ हो रहा है। मैं उस खामिन से तलाक ले सकती हूँ, चाहे घर वाले मुझे कत्ल कर दें। मैं चाहूँ तो उस खामिन को जहर भी दे सकती हूँ, लेकिन ये बताओ खानी, फिर तुम मुझे किस तरह मिलोगे? ये जो जातों का मामला इन लोगों ने बना रखा है, उसका क्या बनेगा? मैंने तुम्हारे साथ ये बात करनी है। जहर देने वाली बात तो दिमाग से निकाल दो, मैंने कहा। तलाक लेने के मुतल्लिक सोच लेंगे। अगर तुम तलाक के बाद घर से भाग आई तो मैं तुम्हारे साथ निकाह पढ़वा लूंगा, फिर देखूंगा कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अब ये बताओ कि हमारी मुलाकात किस तरह हो सकती है? वो सोच में पड़ गई। एक हिम्मत कर सकते हो, वाजदा ने कहा। परसों रात मेरा खामिन ड्यूटी पर होगा। उसकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है और सुबह 5-6 बजे खत्म होती है। आज उसकी पहले टाइम की ड्यूटी थी, इसलिए 9 बजे आ जाएगा। परसों सारी रात ड्यूटी पर होगा। ये दरमियान वाली लंबी बारक देख रहे हो? इधर से तीसरा क्वार्टर हमारा है। रात किसी भी वक्त आ जाना, बाहर वाला दरवाजा खुला होगा। मैं आऊंगा वाजो, मैंने कहा। रात 9 साढ़े 9 बजे आऊंगा। वाजदा ने जंगले को पकड़ा। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा, फिर वो औरतों की तरफ चली गई और मैं वहां से हट आया।